हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में 2 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आईएएस मनीष रंजन से जुड़ा है मामला। बुधवार को रांची में 2 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। बताया रहा कि मामला आईएएस मनीष रंजन से जुड़ा हुआ है। मिली खबर के मुताबिक बुधवार की देर शाम ईडी के अधिकारियों ने कोकर के अयोध्यापुरी रोड नंबर 1 में और रातू रोड के पिस्का मोड़ स्थित तेल मिल गली में छापेमारी की। कोकर में ईडी के अधिकारी प्राइवेट बैंक के अधिकारी सौरभ कुमार के घर की तलाशी ले रही है। कहा जा रहा है कि आलमगीर आलम और आईएएस मनीष रंजन से जुड़े मामले में यह कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर ईडी की टीम पिस्का मोड़ स्थित तेल मिल गली में ठाकुर नाम के एक व्यक्ति के ठिकानों पर तलाशी ले रही और वहां मिले कागजात को खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी के छापेमारी का कनेक्शन झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन से जुड़ा हो सकता है। बता दें कि 28 मई को ईडी ने उनको समन कर बुलाया था और उनसे लंबी पूछताछ की गई थी। हालांकि मनीष रंजन ने खुद पर लगे किसी तरह के आरोप से इनकार किया है। जांच एजेंसी ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको समन किया था। पहले समन पर वे हाजिर नहीं हुए थे। दूसरे समन पर उन्होंने ईडी के समक्ष पेशी की। बता दें कि केस रिकवरी और टेंडर कमीशन मामले में ही झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी ईडी की हिरासत में है। 27 मई को ईडी ने पूछताछ के लिए फिर से 3 दिनों का रिमांड कोर्ट से मांगा था। पीएमएलए कोर्ट में 27 मई को आलमगीर आलम की पेशी हुई, जहां कोर्ट ने ईडी को आलमगीर आलम की 3 दिन की रिमांड सौंपी है। बता दें कि इससे पहले एक बार 6 दिन और 5 दिन के रिमांड पर भेज चुकी है। गौरतलब है कि टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। रामगढ़ की अदालत से जयराम महतो को मिली जमानत। हिरासत के आरोपी को छुड़ाने के प्रयास का है आरोप। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी में समर्थकों के साथ भीड़ जुटाकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने एवं हिरासत के लिए एक व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास करने के आरोप में बुधवार को झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के नेता जयराम महतो को रामगढ़ न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई है। इससे पूर्व रामगढ़ के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे के न्यायालय ने जयराम महतो को अग्रिम जमानत दी थी। जयराम महतो ने इसके आलोक में बुधवार को रामगढ़ में एससीजेएम की अदालत में सरेंडर किया और नियमित जमानत के लिए अर्जी दी। एससीजेएम की अदालत ने जयराम महतो की अर्जी मंजूर करते उन्हें नियमित जमानत दे दी है। यह मामला मार्च 2023 का है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि 18 मार्च 2023 को जयराम महतो ने अपने समर्थकों के साथ आकर कुज्जू ओबी में मजमा लगा दिया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। पुलिस द्वारा समझाने बुझाने पर पुलिस की धक्का मुक्की करते हुए जयराम महतो, संतोष महतो व उसके समर्थक द्वारा धमकी देते हुए 17 मार्च को हिरासत में लिए गए एक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त कैथन निवासी पानेश्वर महतो को जबरन छुड़ा कर ले जाने का प्रयास किया गया। तोप चांची धनबाद निवासी जयराम महतो, कैथन निवासी संतोष महतो तथा 100 अज्ञात लोगों पर इस मामले में केस दर्ज किया गया था। इसमें जयराम महतो को बुधवार को नियमित जमानत मिल गई है। जयराम महतो के वकील सुरेश प्रसाद महतो व बलराम महतो थे। जयराम महतो के आने की खबर सुन बड़ी संख्या में उनके समर्थक रामगढ़ न्यायालय परिसर में पहुंचे थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गोड्डा में कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। 50 लाख से अधिक कैश बरामद। गोड्डा मुख्य बाजार स्थित प्रसिद्ध कारोबारी अरुण टेकरीवाल के आवास पर कपड़े के प्रतिष्ठान में आयकर विभाग की गहन छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। छापेमारी के दौरान आयकर को 50 लाख से अधिक नगद कैश बरामद होने की सूचना मिल रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि विभाग के अधिकारियों में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े सूत्रों की माने तो राशि बरामद हुई है। टीम में शामिल इनकम टैक्स के 6 से 7 अधिकारी भागलपुर रेंज के बताए रहे। 24 घंटे से लगातार छापेमारी के दौरान टीम अरुण टेकरीवाल से जुड़े विभिन्न व्यवसाय के लेन देन के कागजात आदि खंगालने में लगी है। इनकम टैक्स की टीम व्यवसाय के आवास व प्रतिष्ठान दोनों के अंदर जांच कर रही है। घर के बाहर टीम की गाड़ी लगी है। छापेमारी किसी के आगमन पर पूरी तरह से पाबंदी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक व्यवसायी अरुण टेकरीवाल के तार मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े हो सकती है। विभाग चुनाव में प्रभाव डालने के मामले को केंद्र बिंदु में रखकर जांच की जा रही। आपको बता दें कि अरुण टेकरीवाल कपड़ा, होटल, सड़क निर्माण, पीएचडी विभाग में ठेका पट्टा के कारोबार से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने कमीशनखोरी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम के पीएस संजू लाल के सहयोगी जहांगीर के ठिकानों से ईडी ने 35 करोड़ की राशि जब्त की थी। आलमगीर आलम से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें
गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में ईडी ने संजू लाल और जहांगीर को भी गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ आईएएस अफसर मनीष रंजन भी इस मामले में शक के घेरे में है। ईडी ने मनीष रंजन से पूछताछ कर रही है। गढ़वा में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत, जांच में जुटी प्रशासनिक टीम। झारखंड के गढ़वा जिले में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि भीषण गर्मी की वजह से सभी चमगादड़ों की मौत हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी आफ्ताब आलम ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और पता लगाया जा रहा है कि चमगादड़ों की मौत कैसे हुई है। मामला गढ़वा के कांडी प्रखंड के सूरीपुर और कांसम गांव के इलाके का है। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। गांव वालों का कहना है कि दोनों गांवों में चमगादड़ पेड़ पर रहते थे। सभी पेड़ सोन नदी के तटीय इलाके में है। बुधवार को जब स्थानीय ग्रामीण इलाके में गए तो देखा कि कुछ चमगादड़ मर चुके थे और वे पेड़ से नीचे गिरे हुए थे। कुछ देर बाद अचानक पेड़ से चमगादड़ों के शव नीचे गिरने लगे। चमगादड़ों की मौत के बाद ग्रामीण में हड़कंप मचा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि चमगादड़ों की मौत गर्मी की वजह से हुई है। मंगलवार को पलामू प्रमंडल में रिकॉर्ड तापमान के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। 46 साल बाद पलामू में 47.8 डिग्री सेल्सियस जबकि गढ़वा में 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के कारण चमगादड़ों की मौत हो रही है। हजारीबाग में अपर समाहर्ता ने किया रजिस्ट्री कार्यालय का औचक निरीक्षण। लगातार मिल रही थी गड़बड़ी की शिकायत। हजारीबाग जिले की रजिस्ट्री ऑफिस में अपर समाहर्ता ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। बताया जाता है कि उन्हें शिकायत मिली थी कि जमीन रजिस्ट्री में काफ़ी अनियमितता हो रही है। नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्री की जा रही है। इसी सूचना पर अपर समाहर्ता संतोष कुमार ने करीब 2 घंटे तक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूरे कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल रहा। जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में रजिस्ट्री में प्रतिबंधित सूची में दर्ज जमीन की भी रजिस्ट्री की गई है। इतना ही नहीं, फर्जी खतियान बनाकर रजिस्ट्री की भी शिकायत अपर समाहर्ता को मिली थी। इसी आलोक में यह औचक निरीक्षण किया गया है। औचक निरीक्षण के बाद अपर समाहर्ता संतोष कुमार ने कहा कि पूरी जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अनियमितता की शिकायत आई तो इसी आधार पर यह औचक निरीक्षण किया गया है। पूरे झारखंड में इन दिनों जमीन रजिस्ट्री को लेकर घोटाला चल रहा है। इसमें कई बड़े अधिकारी भी फंस चुके हैं। ऐसे में यह औचक निरीक्षण काफ़ी अहम माना जा रहा है। औचक निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास सक्रिय दलाल भी भाग निकले। घंटों बाद जब अधिकारी औचक निरीक्षण के बाद बाहर निकले तो तरह तरह की बातें होने लगी। मंत्री आलमगीर आलम के सवाल पर उलझे आईएएस मनीष रंजन। 9 घंटे की पूछताछ में नहीं दिया जवाब। ईडी ने 3 जून को फिर बुलाया। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाले मामले में आईएएस मनीष रंजन से प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर पूछताछ करेगी। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने मनीष से 9 घंटे की पूछताछ की थी। यह पूछताछ पहले अकेले में की गई, फिर आलमगीर आलम के सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान मनीष रंजन ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने खुद को ईमानदार अधिकारी बताया। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनीष ने खुद को ईमानदार व्यक्ति बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के किसी भी आरोपी अधिकारी को वह नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब आलमगीर आलम के साथ उनके संबंध को लेकर सवाल किया गया तो वह उलझ गए। इतना ही नहीं, गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से मिले सूचना के आधार पर जब सवाल किए गए तो तभी भी उन्होंने चुप्पी साध ली। पूछताछ के क्रम में ईडी ने उनसे उनके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति, सदस्यों का ब्यौरा, उनकी आय आदि से संबंधित सवाल पूछे। साथ ही इसकी डिटेल जानकारी मांगी। ईडी ने मनीष रंजन को एक फॉर्म भी दिया है जिसे सोमवार तक भर कर लाने के लिए कहा गया है। ईडी ने जो जानकारी मांगी है उसे लिखित रूप में जवाब देने के लिए कहा गया है। इधर पूछताछ के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उनके विभाग में सचिव रहते कमीशनखोरी की आंशिक जानकारी उन्हें थी। उन्होंने बताया कि उस दौरान उन्होंने कार्रवाई भी की थी। साथ ही बताया कि विभाग के मंत्री के साथ उनके संबंध केवल कामकाज तक ही था। ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले मामले में छापेमारी के बाद मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजू लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। बकौल जांच एजेंसी संजू लाल ने पूछताछ में बताया कि किन किन लोगों के बीच कमीशन की राशि बांटी जाती थी। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्री आलमगीर आलम सहित पूर्व सचिव मनीष रंजन को भी कमीशन की राशि जाती थी। इसके बाद ईडी को इससे संबंधित कई दस्तावेज हाथ लगे थे, जिसे दिखाकर ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम से भी कई सवाल किए, लेकिन आलमगीर आलम ने उन दस्तावेजों से या तो अनभिज्ञता जताई या चुप्पी साध ली है। ईडी ने कोर्ट में भी लिखित में जानकारी दी कि टेंडर कमीशन का बहुत बड़ा नेक्सस चलता है। यह घोटाला 3000 करोड़ का हो सकता है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि इसमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनसे पूछताछ जरूरी है।
खूंटी के रनिया में एंथोनी टोपनो की लाठी डंडे से मारकर हत्या, 2 दिन बाद मिला शव। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले में एक युवक की लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव जंगल से बरामद हुआ। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। खूंटी पुलिस ने बताया कि जिले से रनिया थाना अंतर्गत रंगरोड़ी गांव में अपराधियों ने एक युवक के सिर पर लाठी डंडे से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान एंथोनी टोपनो के रूप में हुई है। उसकी उम्र 27 साल है। उसके पिता रनिया थाना में चौकीदार थे। पुलिस ने बताया कि एंथोनी टोपनो का शव खूंटी जिले के जराकेल गांव के बाहर सड़क से थोड़ी दूर पर स्थित जंगल से बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि एंथोनी के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जेपी नड्डा ने कहा, मोदी के बदलते भारत में 2 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को देवघर सारठ में एनडीए प्रत्याशी सीता सोरेन के समर्थन में चुनावी सभा में कहा कि पीएम मोदी के बदलते भारत में 2 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं। नड्डा ने आगे कहा, गांव को वाईफाई से जोड़ दिया गया है। आज गांव में 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं। जब मोदी ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे थे तब कांग्रेसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले कहते थे कि भारत तो अनपढ़ है, ये तो पैसों की बर्बादी है। उनको भारत का समर्थ मालूम नहीं था, लेकिन मोदी को मालूम था। आज सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में आज भारत विश्व के 4थे स्थान पर है। ये मोदी का बदलता भारत है, ये डिजिटल भारत है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री रह चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ कि इस देश में कई बीमारियों की दवा आने में 25 साल लग गए हैं, 30 साल लग गए। कुछ दवाएं ऐसी है जिसको भारत आने में 100 साल लग गए। लेकिन याद कीजिए, कोरोना काल को पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को निर्देश दिया और अपने देश में 2 वैक्सीन बने। इस वैक्सीन को बनाने में सिर्फ 6 से 9 महीने लगे। कोरोना काल में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्लान और सबसे तेज वैक्सीनेशन प्लान पर भारत ने काम किया। ये बदलता भारत है। उन्होंने कहा कि हमने न सिर्फ अपने देश के लोगों को वैक्सीन दिया, बल्कि कई गरीब देशों को मुफ्त में वैक्सीन भी दिया है। हमने अपने देश में डबल वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज देने का भी कीर्तिमान बनाया है। कहा कि मोदी का बदलता भारत है। कहा, कोरोना काल में भारत ने 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन दिया। तीसरी आंख और बीएसएफ जवानों की निगरानी में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित है ईवीएम। बाहर जिला पुलिस बल के जवानों की है तैनाती। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 25 मई को रांची सीट के लिए हुए मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित ढंग से पांड्रा स्थित कृषि बाजार समिति में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के दिशा निर्देश के अनुसार 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था में 25 मई को इस्तेमाल हुए ईवीएम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे मिले तस्वीर को एलईडी के बड़े स्क्रीन पर देखा जा रहा। पांड्रा स्थित कृषि बाजार समिति के प्रांगण में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर त्रिस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 24 घंटे परिंदा पर नहीं मार सके, इस स्तर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर शिफ्ट में अत्याधुनिक हथियारों से लैस रांची जिला पुलिस के 44 जवान, रांची पुलिस के एसआई लेवल के 10 पुलिस पदाधिकारी और 1 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। रांची में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 25 मई को हुए मतदान के बाद बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम के सबसे करीब यानी 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के तीसरे लेयर के रूप में बीएसएफ के जवानों को लगाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर के साथ राजधानी रांची में भी मतों की गणना 4 जून को होगी। ईवीएम में पड़े मतों की गणना होने और नतीजे आने तक इस बार के मतदान में इस्तेमाल किए गए ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही पुलिस और बीएसएफ के जवानों के कंधों पर है। चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्र कैद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में महिला सॉफ्टवेयर से गैंगरेप के 5 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश सब पोस्को एक्ट की विशेष अदालत ने बुधवार को यह सजा सुनाई है। चाईबासा के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप हुआ था। इस मामले में 5 दोषियों को भदावी की धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई है। भादवी की धारा 395, 377, 412 और 376 के तहत दर्ज मुकदमों का सामना कर रहे इन लोगों पर 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। ज्ञात हो कि 20 अक्टूबर 2022 को शाम में चाईबासा के एरोड्रम की ओर युवती अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी। शाम करीब 7 बजे आरोपियों ने वो दोनों को पकड़कर पहले उसके साथ मारपीट की। इसके बाद लड़का को वहां से भगा दिया गया और लड़की के साथ 10 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 अक्टूबर को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने केस का उद्भेदन कर इसमें संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मामले में उद्भेदन के लिए गठित विशेष जांच दल ने टेक्निकल टीम के साथ फोरेंसिक टीम की भी मदद ली। इसके लिए पुलिस ने क्षेत्र के मोबाइल टावर के डेटा की भी मदद ली। कांटा टोली फ्लाईओवर में 5 पिलरों का जोड़ने का काम शेष रह गया है। ठेकेदार ने 1 जून से 15 दिनों का रोड ब्लॉकेज करने का किया आग्रह। कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा। फ्लाईओवर के कुल 42 पिलरों में से 37 को सेगमेंट से जोड़ दिया गया है। कुल 486 सेगमेंट में से 419 को लगा दिया गया है। बाकी बचे 67 सेगमेंट लगाने के लिए फ्लाईओवर बना रही कंपनी दिनेश अग्रवाल एंड सन्स ने 1 जून से 15 दिनों का रोड ब्लॉकेज करने का आग्रह किया है। कंपनी ने जुटको को इससे संबंधित पत्र लिखा है। कंपनी ने कहा कि दिन में ट्रैफिक की वजह से काम नहीं हो पाता है, केवल रात में काम करने की वजह से पिलरों को जोड़ने में ज़्यादा समय लग रहा। वर्तमान में कांटा टोली फ्लाईओवर के 5 पिलरों को सेगमेंट से आपस में जोड़ने का कार्य बचा है। उनमें से 2 पिलरों के बीच की दूरी 30 मीटर है। उनको जोड़ने में 11-11 सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। शेष 3 स्पिन 40-40 मीटर के हैं। उनको आपस में जोड़ने के लिए 15-15 सेगमेंट लगाए जाएंगे। एक सप्ताह में 11 सेगमेंट पिलर पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद सेगमेंट का अलाइनमेंट करके ग्लूइंस किया जाता है। बाद में मोटे केबल से बांधकर स्ट्रेचिंग की जाती है। यह पूरा कार्य 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाता है। कंपनी ने कहा कि 15 दिनों का रोड ब्लॉकेज मिलने पर सेगमेंट लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद फ्लाईओवर का कार्य अंतिम चरण में पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर कांटा टोली फ्लाईओवर का कार्य पूरा करने के लिए 31 अगस्त की टाइमलाइन तय की गई है। इसी वर्ष मार्च महीने में कांटा टोली फ्लाईओवर के लिए निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद फ्लाईओवर निर्माण के काम में तेजी आई है। जामताड़ा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। बीच बचाव के लिए आधी रात को पहुंचे इरफान अंसारी। जामताड़ा में मंगलवार की देर रात कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गया। मामला जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक और उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 जून को 3 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि जामताड़ा विधायक लोगों को पैसे का लोभ में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे। झड़प की सूचना नारायणपुर थाना को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्ष के कार्यकर्ताओं को थाना ले गई। बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि इरफान अंसारी ने पैसे बांटकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस पर इरफान अंसारी ने पैसे बांटने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उनके ड्राइवर से मारपीट एवं गाड़ी को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। इरफान अंसारी और वीरेंद्र मंडल के कार्यकर्ताओं के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। नारायणपुर थाना में मंगलवार की देर रात तक बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता घंटों उलझे रहे। बाद में जामताड़ा एसडीपीओ थाना पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। रांची के बुढ़मू से लापता निशा देवी का कुएं से शव बरामद। पति व ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के नवदा गांव में विवाहिता निशा देवी का शव कुएं से बरामद किया गया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मृतका के पति संजय गंजू और ससुर सहदेव गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ससुराल में निशा देवी के साथ मारपीट की गई थी। मायके से समझा बुझाकर निशा और उसके पति को भेजा गया था। इसके बाद से निशा ससुराल से गायब थी। मृतका की 2 वर्ष की एक बेटी भी है। रांची के बुढ़मू पुलिस ने बुधवार की सुबह बुढ़मू थाना क्षेत्र के नवदा गांव में कुएं से एक विवाहिता का शव बरामद किया है। विवाहिता की पहचान नवदा निवासी संजय गंजू की पत्नी निशा देवी के रूप में की है। सूचना पाकर परिजन थाना पहुंचे और इस संबंध में आवेदन दिया। बुढ़मू थाने को दिए गए आवेदन के अनुसार 24 मई को निशा देवी का पति संजय गंजू, ससुर सहदेव गंजू और सास उर्मिला देवी ने निशा देवी के साथ मारपीट की थी और चूरूगढ़ा में भूगुल गंजू के घर के पास निशा देवी को छोड़कर सभी चले गए थे। निशा देवी और संजय गंजू चूरूगढ़ा के हैं। निशा की मां राजमुनि देवी ने संजय गंजू को समझाया और दोबारा मारपीट नहीं करने की सलाह दी और 25 मई को दोनों को समझा बुझाकर नवदा भेज दिया। बताया जा रहा है कि 25 मई से निशा देवी अपने ससुराल से गायब है। 26 मई को निशा के मायके वाले को निशा के गायब होने की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद परिजन खोजबीन कर रहे थे। इसी दौरान बुधवार की सुबह में निशा का शव नवदा में कुएं से बरामद किया गया। लोहरदगा में 2 नाबालिगों की
बांध में नहाने के दौरान डूबने से मौत, मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड के लोहरदगा जिले के सेना के सीमावर्ती क्षेत्र के डोंडा में निर्मित कच्चा बांध में नहाने के दौरान 2 नाबालिग बच्चा बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही प्रखंड प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाई और घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि वे मवेशी चरा रहे थे। इसी दौरान नहाने के क्रम में गहरे पानी में चले गए, इससे उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान उगरा टंगरा टोली निवासी बंधना भगत के पुत्र रितेश भगत के रूप में की गई है। बच्ची की पहचान गुमला जिले के पूसो थाना क्षेत्र के हरी भरी निवासी रुदना गांव की अनुपा कुमारी के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अनुपा कुमारी उगरा टांगरा टोली अपने नानी घर स्वर्गीय सत्यनारायण उरांव के यहां आई थी और मवेशी चरवाही के लिए गांव के बच्चों के साथ चली गई थी। डोढ़ा में बच्चों को ढूंढने की सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संग्राम मुर्मू, एसआई मनोज कुमार, एएसआई जमशेद खान दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस संदर्भ में बीडीओ का कहना है कि नाबालिग दोनों बच्चों की मौत पानी में डूबने से हुई है। बहुत ही दुखद घटना है। पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधान के अनुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।